नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर औसतम। देश भर में आज 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इसी के साथ झारखंड में भी दूसरे चरण के 3 सीटों पर हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में मतदान खत्म हो चुका है। यहां से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच महामुकाबला है। दूसरे चरण के तीनों सीटें समान सीटें हैं। बता दें कि दूसरे चरण के तीनों सीटें के अंतर्गत 7 जिलों में स्थित 16 विधानसभा क्षेत्र आए थे, जिसमें अब चुनाव खत्म हो गया है। इसी पर लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा चौक पर। बड़ा अखाड़ा चौक को हजारीबाग का दिल भी बोला जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी सारे लोग। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बप्पी करण से। बप्पी, आप बताएं कि अब मतदान खत्म हो गया है। काफ़ी जो जिन जगह पर हम लोग गए वहाँ पर मतलब जिस तरह की भीड़ हम लोग देखते थे बचपन में या फिर जब हम वोट देने गए पिछले साल तक, वो भीड़ नहीं देखा। इस पर आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात है ना कि जो मतदान का समय था तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री और 46 डिग्री का टेम्परेचर, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो तो प्रभाव डालता ही है, ठीक है, मानवीय शरीर पर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता उत्सुकता थी। हाँ, बिल्कुल आपका सवाल जो है बिल्कुल तार्किक है कि जहाँ हम 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो करीब हमको लगता है 67% से लेकर 69% तक था एवरेज। और आज जो हमारा वोटिंग परसेंटेज जो अगर हम हजारीबाग की बात करें तो 62 पॉइंट समथिंग गया है। तकरीबन मोटा मोटी 5 से 6% वोटिंग परसेंटेज घटी है। और कुछ बूथों में, जैसे कि अगर हम रामनगर बूथ की बात करें, हम 117 की बात करें, हम 118 की बात करें, अगर हम कानी बाजार मुनगा बगीचा की बात करें तो बूथों में लगभग 56-57% वोटिंग हुआ। वोटिंग परसेंट जो है निश्चित रूप से घटा है। तो इसमें देखिए साफ कारण आपको हम बता देते हैं। 2-3 कारण इसमें स्पष्ट है मेरे विचार से, हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से जो कारण है वो यह है कि 2014 में मुद्दे की राजनीति थी, 2019 में भी मुद्दे की राजनीति थी। लेकिन ये जो 2024 की जो राजनीति है ना कहीं से ना आप इसको मतलब कि कोई भी पार्टी ले लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, निर्दलीय की बात कर लीजिए, कम्युनिस्ट की बात कर लीजिए, ये मुद्दा विहीन लग रही है थोड़ी सी। अगर 2014 की बात करते हैं तो 2014 में जो मुद्दा हमारा था कि अच्छे दिन आएंगे, आपको याद होगा कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 जब हम 5 वर्षों के बाद 2019 की बात करते हैं तो धर्म भी था, आस्था भी था, भावना भी था, साथ में बहुत सारे पिछली सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो था वो उजागर किया गया। तो बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था, ठीक है। तो निश्चित रूप से उत्सुकता जो है वो बहुत ज़्यादा थी पब्लिक में। आपने देखा वोटिंग परसेंटेज जो है बड़ा था। और जिस राजनैतिक दौर से आज हम लोग गुजर रहे हैं तो हमको लग रहा था, मतलब कि तमाम जनमानस को यह प्रतीत हो रहा था वोटिंग नहीं पर तो टेम्परेचर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालना चाहिए, इसको कम से कम 70% से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन नकारात्मक थोड़ा सा तो हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र का महापर्व है, सुखद अनुभूति है। और आगे केंद्र में जो सरकार आए तो हमारी यह कामना होगी कि नित्य जो है नए जो है विकास के आयाम गढ़े जाए। भारतवर्ष जो विश्व गुरु और राम राज्य की स्थापना का दावा करता है वो निश्चित रूप से उसके आदर्श को चरितार्थ हो। तो ठीक है, आपके पास फिर से हम आएंगे। आप वोट दे चुके हैं, आपको क्या लग रहा है और इस बार जो परिवर्तन दिख रहा है वो क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन तो वही है 2019 वाला ही है। इस बार भी कमल फूल का लहर है और ये लहर रहेगा भी, मेरा माने अनुभव कमल फूल का रहेगा। आप लोकल होने के कारण बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। जयप्रकाश जी का नाम अचानक से आया और वो दिख रहा है कि मतलब लोगों के बीच में नाम आता है बीच में, लेकिन हम उसको क्यों लें, हम उसका नाम, जब हम खुद हमको आभास है इस चीज़ को तो हम दूसरा का नाम क्यों लें। चलिए, और भी साथी हमारे साथ हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा नाम सनी सौरभ हुआ। थोड़ा सा हजारीबाग ज़िले में 2 तरह का मुद्दा बहुत ज़्यादा भी गरमाया हुआ था। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस। यहाँ के लोकल सांसद जयंत सिन्हा थे जो अभी तक हैं वर्तमान में। रिजल्ट आने के बाद इसका पता चलेगा वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सांसद आ जाएंगे तो वो नहीं रहेंगे।
इसमें थोड़ा सा प्रभाव इसलिए हो गया क्योंकि आपका फिनांस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा के जो पिता हैं, उनके कारण थोड़ा सा मतदान यहाँ गड़बड़ाया है। गड़बड़ाने का मुख्य रीज़न है टिकट को लेके विवाद हुआ था। मगर जहाँ तक मतदान का हम बात करते हैं तो बहुत लोग मतदान नहीं देना चाहें कि अपना मतदान को सोचे कि हम नहीं देंगे, नहीं देना चाहें किसी भी कारण वो अपना समझें। मगर हम ये कहना चाहते हैं सबसे, मतदान सबको देना चाहिए। आप किसी भी पक्ष को दीजिए जी, आपको आप स्वतंत्र हैं मतदान के लिए, मगर मतदान ज़रूर दीजिए। मतदान देने से ये होता है ना कि लोग कम से कम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। आपको कैंडिडेट अच्छा, किसी भी पार्टी का अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नोटा दाबिए, जिसमें बहुत सारे लोग अब नोटों मारे हैं। हमको नहीं लगता था इससे पहले कभी इतना नोटा गया होगा जितना इस बार गया है। सही बात है, मतदान ज़रूर देना चाहिए। एक सर जो लल्ला को लाए हम उसको लाएंगे सर। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम हुआ कुमुद कुमार, बटम बाजार मुनका बैचा गली सर। बटम बाजार मुनका बैचा गली सर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं जो लल्ला को लाए हम उसको लाएंगे सर। हमारा वोट इन्हीं को गया है सर। हमारा वोट इन्हीं को गया है सर। लल्ला से क्या अर्थ है आपका? लल्ला का राम ने सनातन, जो लल्ला माने राम जी का छोटा स्वरूप सर। जो हम लोग 5 साल घर में जो बतियाते हैं कि लल्ला छोटा बच्चा, वो लल्ला को लाए हैं। वो लाए हैं मोदी जी सर, योगी जी लाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उन्हीं से मोदी जी लाए। 22 जनवरी को जो हुआ अयोध्या में, हाँ आप सर, उसको बोल रहे हैं कि जो लाए हैं उन्हीं को लाए। हाँ जी कई सर, सालों से ये हाँ, नहीं लाए जी 500 साल और से कोई सर। कारण है? और को कारण भी सर, सब चीज़ से सभी रूप से सर। देखिए सर, अब हम लोग के लिए हम अपना बात, हमारा उम्र हो गया सर 60 साल। 10 साल के बाद हमको आयुष्मान कार्ड बनेगा सर। 70 साल का हो जाएंगे तो हमको फ्री इलाज होगा सर। ये कम बड़ी बात नहीं है सर, कोई सरकार नहीं किया सर। और देखिए सर, सबको मिल रहा है, घर मिला सर, राशन मिल रहा है सर, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है सर। और सबसे ज़्यादा मुसलमानों लोग को मिला सर। हिंदू लोग को कम मिला, मुसलमान लोग को ज़्यादा मिला सर। ये कम बड़ी बात नहीं है सर। योगी मोदी जी कभी भी किसी को मैंने भेदभाव नहीं किए सर। यही चीज़ हमारा कहना है सर। चलिए, और कोई लगता है आपको जो आपने वोट दिया, आज बीजेपी को वोट दिया? बस सर हमारा ये लक्ष्य था सर, लल्ला। हमारा बस एक लल्ला, राम लल्ला। अयोध्या के नाम हाँ, पर ये अयोध्या वोट के नाम दे रहे हैं, पर लल्ला मोदी जी को को वोट दे रहे लाए। हैं। राम जी को मैंने राम जी स्वरूप हो गया बड़ा, लल्ला जी को लाए हैं। एक चीज मैं पूछा, जो यहाँ का प्रत्याशी हैं, हाँ, आप उनको वोट दिए या मोदी जी को? हम मोदी जी को दिए सर। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। 500% मोदी जी को वोट दिए सर। हम मनीष जी को वोट नहीं दिए सर। ना 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 ना, जो हम दिए हैं मोदी जी को वोट सर। मोदी जी को। हाँ, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आचार्य जी, आप सामने आइए। हाँ, सबसे पहले ये हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये ठाकुर बाड़ी में पुजारी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ धनंजय प्रकाश पांडे। धनंजय जी, बताइए कि आज आप वोट दिए? जी मैं वोट दिया हूँ, देखा जाए। आप देख सकते हैं ये वोट दे चुके हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो वोट दिया है आपने, उसको क्या कुछ सोच समझ वोट के दिए दिया है? हैं, यही कहना चाहते हैं जो सरकार हमारे बनेंगे उनसे मैं यही कहूँगा कि आप सरकार बनेंगे तो आप पहले, सबसे पहले जो बेरोज़गार लोग हल्ला करते हैं, बेरोज़गार, वो बेरोज़गार को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग केंद्र का जो नौकरी रहता है, केंद्र का नौकरी दें। और जो राज्य सरकार की नौकरी रहती है, राज्य सरकार के द्वारा नौकरी दिलवाएं, ताकि लोग बेरोज़गार नहीं घूमें। आज आप लोग अपने भी काम करते हैं, कितने लोग हैं कि लोग अपने भी काम करते हैं, और कितने लोग अपना बिजनेस खुद चलाते हैं। और एक बात है कि जो भी बनते हैं, ब्राह्मणों के प्रति जरा कम ध्यान देते हैं। जो भी सरकार बनी उससे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ब्राह्मणों के प्रति भी ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि मठ मंदिर जितने रहते हैं, जो भी मठ मंदिर बनता है, जो भी सरकार बैठता हो, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, चाहे कहीं की भी सरकार बनता हो, वह मठ मंदिर के प्रति क्या करता है? केवल एक मठ मंदिर को लूटने का और खटोलने का काम करता है। अगर मैं एक पंडित हूँ, मेरे को मंदिर मिल गया, मैं पूजा पाठ कराता हूँ, लेकिन क्या सरकार करता है? उस पर भी कानून लगा देता है। उस पर क्या कानून लगा देता है? धार्मिक न्याय बोर्ड का गठन कर देता है, या कोई और चीज़ का गठन कर देता है। और गठन करने के बाद उस पर हावी हो जाता है। अगर आपको गठन करना है तो मदरसा है, अब मदरसा जाइए, गुरुद्वारा जाइए, हर जगह पर जाइए। लेकिन एक मंदिर ही क्यों, आप मंदिर पर ही आप क्यों पैसा कमाना चाहते? आप सभी जगह जाकर पैसा कमाइए, ताकि सभी जगह पैसा कमाइए, सभी जगह को दीजिए। एक मंदिर को आप टारगेट नहीं करिए, आप सब जगह टारगेट कीजिए। चलिए, जो ये इशारा कर रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, अपने दर्शकों को समझा दें कि ये इशारा कर रहे हैं कि अभी जो है कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कई मंदिरों में धार्मिक जो गठन हुआ था, उसके तहत आप लोगों को लेटर आया था।
है ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं। सभी जगह गया है। सभी जगह गया है, उसके तहत बोल रहे हैं। क्या था उस लेटर में, एक बार हम लोग को खुल के समझाइए। वो लेटर में था कि कोई भी धार्मिक मंदिर है उस पर कानून लगाते हैं कि कानून लगा कर मंदिर का मठ मंदिर का जगह ज़मीन जो है उसको लेने का उसका एक माध्यम बनाते हैं कि उससे पैसा लेंगे और हम कहीं देंगे। पैसा आप उससे लीजिएगा, ठीक है, आप उसके कोई भी पंडित है कमाने के लिए बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पर कमाइए। मंदिर का ज़मीन का आप दुरुपयोग नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मंदिर का पंडित भी जो रहते हैं ना वो दुरुपयोग नहीं करते हैं। वो आप चाहते हैं कि मैं मंदिर के प्रति उसके ऊपर ध्यान दूँ, आप उसके पहले ही आप नौकरी कर रहे हैं, आपसे पहले ही जाकर सरकार अति कर दे कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप आधा पैसा हमको दे दीजिए, तब लोग को खराब लगेगा। तो जो बोर्ड के हेड हैं वो तो हजारीबाग के हैं, आप लोगों ने उनसे बातचीत नहीं की? हम लोग बातचीत सब हुआ है, उसका कोई सॉल्यूशन हुआ? उसका सॉल्यूशन अभी चल रहा है। बोले मैं अभी देख रहा हूँ बस। चलिए वो देख रहे, थोड़ा सा हम लोग हटे क्योंकि इनके अंदर का जो दर्द था उसको भी समझना ज़रूरी था। अभी जो सरकार है झारखंड में उसके तहत ये बात हुई है। आज फिर हम लौटते हैं अपने विषय पे, चुनाव पे। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? विजय पांडे। विजय पांडे जी, जो आज चुनाव हुआ है, जो परसेंटेज कम आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? परसेंटेज कम आने का थोड़ा सा गर्मी का भी माहौल है, समझे, और थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा भी दूसरे तरफ ढल गया है। क्या समझे? किस तरफ ढल गया? राजनीतिक यहाँ आज झारखंड में लगभग 17 कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो जो खड़ा है कुछ तो कुछ काटेंगे ही, ठीक है। और हर तरफ देखिए तो बीजेपी का ही विरोध है। अगर कोई चाह रहा है कि हम आगे बढ़े तो उसको पैर पकड़ के खींचने का काम करता है आदमी, ठीक है। लेकिन जहाँ तक भी मतदान आज हुआ है, हमारे ख्याल से लगभग 50 या 60% के बीच मतदान हुआ है। लेकिन सदर विधानसभा के अंदर जहाँ तक भी हुआ है लगभग बीजेपी का वोट अच्छा गिरा है। चलिए, इनका ऐसा दावा है कि बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और आपका क्या नाम है? शुभम सिन्हा नाम हुआ मेरा। शुभम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये क्या है ना कि इस बार की राजनीति थोड़ी अलग टाइप की हो गई। एक्चुअली हर बार की राजनीति जो होती थी वो विकास की राजनीति होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ धर्म पे ही एक मुद्दा रह गया और धर्म के आधार पे ही वोट की अपील हुई, जिससे काफ़ी लोग में रोष भी रहा, कुछ साथ में जुड़े भी। तो और आज की जो वोटिंग का परसेंटेज भी बहुत कम गिर गया, जिसकी वजह से पिछले बार भाजपा कैंडिडेट जो थे वो 4,90,000 वोट से जीते थे, जो आज का डेट में लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। ये एक बड़ा कारण है, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़े कारण है कि बीजेपी और मतलब मनीष जायसवाल और जयप्रकाश में कड़ी टक्कर है। ये कारण क्या हो गया अचानक से? दोनों तो विधायक थे, सांसद कोई नहीं था जी, दोनों कभी नहीं सांसद के रूप में लड़े, तो ये टक्कर कैसे हो गया आखिर हजारीबाग? ये सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही थी, इसलिए कोई मुद्दा नहीं, विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं था। कौन सा धर्म का? तो जेपी नहीं कर रहा था तो इधर से भी तो नहीं हो रहा था ना। चलो हम आइए अच्छा जी, अरे आइए। हमारे साथ एक और आचार्य मौजूद हैं, ये भी ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना करवाते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? आनंद प्रकाश पांडे। आनंद बाबा, आप बताएं कि जो आपने वोट दिया है क्या सोच समझ के दिया है, किन मुद्दों पर आपने दिया है, क्या विकास होना चाहिए हजारीबाग में? सबसे पहले हजारीबाग को हमने नहीं दिया वोट, हमने मोदी जी को वोट दिया। हमने 500 वर्ष पुराना विवाद को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जैसे भी हो राम जी को लाए हैं, हम उनको वोट दिए। राम जी के चलते आप वोट दिए। और कोई आपको मुद्दा लगता है जो हजारीबाग में बढ़ना चाहिए? नहीं, बढ़ तो रहा है, विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है। कई लोगों का लोग कह रहे हैं महंगाई कैसे नहीं है? महंगाई कहाँ? पहले आपका रोड नहीं था, नाला नहीं था, अभी रोड है, नाला है, वो चलिएगा तो भैया तो विकास तो होगा, अब महंगा भी तो होगा। बुरे महंगाई सभी जगह 4 लेन हो गया, दिल्ली से मुंबई, राजस्थान से एकदम बाइक कार से जा रहे हैं, उसका क्यों नहीं देख रहे हैं आप? अब बोले महंगाई कहाँ? महंगाई
चलिए महंगाई एक मुद्दा हो सकता था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई तो जिस आपका तरह विकास भी तो देखिए, विकास भी तो हुआ है। जिस तरह से विकास कैसे नहीं हुआ? उसमें महंगाई नहीं दिखता तो है। होना ही चाहिए। महंगाई जैसे होना। पहले घर में एक परिवार था तो एक परिवार में 1 किलो आटा खर्च होता था। अभी 50 परिवार है तो 50 किलो आटा तो खर्च होगा भैया। तो विकास आप कैसे नहीं कह रहे हैं? पहले रोड नहीं था, आप छोटा रोड में चलते थे। अभी देखिए 4 लाइन बन गया, जहाँ तहाँ खाली रोड नज़र आ रहा। विकास कैसे नहीं हुआ? पहले हमारा समरनालय छोटा था, अभी समरनालय जाके देखिए एकदम चमचम कर रहा है। विकास तो हुआ है। हमने मोदी जी को वोट दिया है और जय श्री राम को वोट दिया है। चलिए, कांग्रेस कहीं नहीं है, मोदी जी हैं। ये इनका प्यार है बीजेपी के तहत और ख़ास करके मोदी के तहत, जो राम मंदिर के तहत मतदान खत्म हो चुका है। आपका क्या कुछ कहना है? इस बार के मतदान में एक बात साफ नज़र आ रही है कि लड़ाई कांटे की है। और शहरी क्षेत्र में जहां भाजपा को लग रहा है बढ़त है, इन ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस भी है। इसलिए अब 4 तारीख का इंतज़ार है हम लोग को। मतलब इतना टक्कर है कि 4 तारीख को इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके पहले क्लियर नहीं हो पा रहा? मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। तो मतलब आपका सीधा सीधा बोलना है कि मनीष जायसवाल और जयप्रकाश जी, इन दोनों में टक्कर है। जी। अचानक से कैसे बदल गया? इतने सालों से तो बीजेपी का ही राज था। इसलिए कि विपक्ष का जो जितने विपक्ष के थे सारे एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए वोट का ध्रुवीकरण हो गया। बीजेपी के अगेंस्ट वोट जो होता है, एंटी इंकम्बेंसी, वो हो गया। इस वजह से टक्कर में हो गया। नहीं तो ऐसे तो कभी होता नहीं था, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में कभी बीजेपी का एक तरफा होता था, इस बार एक तरफा नज़र नहीं आ रहा है। इनका बोलना ये है कि देखिए मैं समझाता हूँ, बरही, बड़का गांव, मांडू, 2-3 क्षेत्र ये हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, मतलब कांग्रेस बहुमत में है। कुछ जगह पर अभी जैसे हजारीबाग की बात करें तो यहाँ पर मुन्ना सिंह ने और जयप्रकाश जी ने दोनों ने मिलकर यहाँ का रंग चेंज किया। रामगढ़ की बात करें तो शांतनु मिश्रा और उनके कुछ लोगों ने वहाँ का रंग चेंज किया, जिसके तहत जयप्रकाश जी को फ़ायदा मिला है। और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? नहीं, ठीक है। जयप्रकाश जी अनुभवी नेता हैं, मनीष जी भी अनुभवी नेता हैं। आप देखें जो जीतते हैं, हजारीबाग का भाग्य कैसे बदलता है। दोनों में कोई भी जीतेगा, हजारीबाग को क्या फ़ायदा मिल सकता? अब दोनों तो अनुभवी नेता हैं और दोनों पास अच्छा खासा अनुभव है विकास करने का। अब 4 जून के बाद ही पता चलेगा। 4 जून के बाद पता चलेगा। आप सही बोल रहे हैं सर, हम लोग भी इंतज़ार करेंगे 4 जून का। एक चीज़ और बता दीजिए, अभी जो हजारीबाग का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है जी, ठीक है, यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, ठीक है, जो भी नेता है वो कोई भी नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक बहुत दुखद है। चाहे हमारे सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे आज के डेट में विपक्ष है। आने वाले समय में आप बुजुर्ग हैं, आप समझ सकते हैं कि जो युवा जिस तरह से नशे मतलब हजारीबाग से हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग खबर चलाते हैं कि भाई यहाँ से इतना अफीम, इतना ये, इतना वो, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ अपने चैनल पे उन नशा जो चल रहा है हजारीबाग पे। ठीक है, इसको कैसे ख़त्म करेगी सरकार? उनको क्या सोचना चाहिए था? देखिए, बगल में हजारीबाग के बगल में ज़िला है चतरा ज़िला, और चतरा ज़िला से ही ज़्यादा नशा का कारोबार होता है और उससे हजारीबाग अछूता नहीं रह गया है। अब प्रशासन को इसमें सख्त अपनाना चाहिए, सख्त रवैया अपनाना चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए कुछ नशाखोरी करने वालों के प्रति। और दूसरा चीज़ है कि अंकुश लगा, लेकिन दुर्भाग्य बात है कि जनप्रतिनिधि इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। सच्चाई है, जो जिस पार्टी का हो, चाहे चतरा, और नशाखोरी के प्रभाव अगल बगल जितने ज़िले हैं, बगल में लातेहार है, इधर हजारीबाग ज़िले का चौपारण वगैरह है, इधर रामगढ़ है, सारे नशाखोरों से प्रभावित हैं। नशाखोरों से प्रभावित है। और दुखद बात है कि इस पर कोई जनप्रतिनिधि बहुत तेज़ी से नहीं, आक्रामक तरीके से नहीं आवाज़ उठाता है। और प्रशासन तो पकड़ता है लेकिन छूट जाते हैं, पता नहीं कानून से कैसे छूट जाते हैं। और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी जीते। हजारीबाग को नशा मुक्त करने की आवश्यकता है। बप्पी, आपसे अंतिम दौर पे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला यही मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बेरोज़गारी, आपने अपने
फेसबुक पेज पे बप्पीकरण के पास हमने शुरुआत की थी बप्पीकरण से, और बप्पीकरण से अंत भी करना चाह रहे थे। कारण क्या था कि बप्पीकरण फेसबुक पर कई सारे मुद्दे हजारीबाग के लिखे थे। क्या कैसे समझ में आया ये मुद्दे हैं? किसी ने आज तक नहीं लिखा। देखिए, बात है ना कि हम भी सनातनी हैं और बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बड़े सनातनी हैं, ठीक है। लेकिन धर्म और राजनीति का एक बैरियर होना चाहिए, थोड़ा इसका पृथक्करण होना चाहिए। केवल धर्म, आस्था और भावना और मुद्दा कहीं है ही नहीं, तो धर्म, आस्था और भावना का आप कॉकटेल कर दीजिएगा और इसको राजनीति बना दीजिएगा और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोल दीजिएगा और बोलिएगा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो आप बताइए, एक तरफ हम अपने धर्म के साथ तो खड़े हैं, कट्टरता पूर्वक खड़े हैं, पूरे जोश खरोश के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है मानवीय मूल्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एक भारत का नागरिक होने के साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो लिखा था, मुद्दे क्या थे आपके नज़र में हजारीबाग? मुद्दे देखिए स्पष्ट है, मुद्दे पर बात होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, आपको XYZ किसी भी की सरकार हो, तो मुद्दे सबसे हैं। आप जान रहे हैं कि हजारीबाग जो है वो शिक्षा का हब है, लाखों लाख ग्रेजुएशन यहाँ से हर प्रतिवर्ष होता है। पूरे झारखंड की बात करेंगे तो 15 लाख ग्रेजुएट होता है छात्र हर वर्ष। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, आप इसको कैसे नौकरी दीजिएगा? जहाँ आपका सरकारी जो आपका रिक्त पद है उसकी संख्या 4,96,000 है, स्वीकृत पदों की संख्या। आप जो पद भरते हैं 3.5 लाख पद भर चुके हैं, करीब 1.5 लाख पद खाली है। तो आप जो हर साल जो आप शिक्षित बेरोजगारों की जो फौज खड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए ना। आप बोलते हैं लोन दे रहे हैं, आप चले जाइए बैंकों में, कहाँ बैंक में लोन मिलता है आप देख लीजिएगा व्यवहारिक रूप से। ना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की बात करते हैं, हम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बात करते हैं। सच्चाई है कि आप बैंक में चले जाइए, अगर आपको लोन मिल जाएगा बिना मॉर्गेज और बिना FD का कोई बेरोजगार युवक को, तो ये बहुत बड़ा मतलब कि जो है ना, ये बहुत बड़ा कायाकल्प हो जाएगा। यह अद्भुत और अकल्पनीय बात हो जाएगी। अद्भुत और कल्पनीय। और क्या मुद्दे थे जो आपने लिखे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे हैं, विस्थापन का मुद्दा है, पुनर्वास का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। 1832 का कोल विद्रोह याद कीजिएगा। 1832 के कोल विद्रोह के बाद यहाँ के मजदूर जो आसाम में जाके जो है चाय बागानों में काम कर रहे थे, और वहाँ से लेकर आज तक जो है तकरीबन 65 लाख, 1/4 आबादी जो है पलायित कर चुकी है झारखंड की। इस पर बात क्यों नहीं होती है? बात होनी चाहिए ना। अभी कोविड काल में पिछले 2019, 20, 21 की बात करें तो लाखों लाख मजदूर जो है कहीं ट्रक पर सवार होकर, कहीं पैदल, कहीं किसी तरह अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ जो है महाराष्ट्र से तो कहीं तमिलनाडु से, साउथ से तो बंगाल से तो यूपी से चल कर जो है हमारे गाँव में आए हैं। उनकी क्या दुर्दशा थी। न बेरोजगारी पे बात होती है, न विस्थापन पर, न पलायन पर, न पुनर्वास पर, न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, न नशा पर, न लॉ एंड ऑर्डर पर, न भ्रष्टाचार पर। कहाँ बात होती है किसी पर आज? लेकिन इसके पहले आज जब हम चुनाव के बाद बातचीत कर रहे हैं बप्पी, आप देख रहे हैं बांस, मतलब किसी ने भी, अभी देखिए आज हजारीबाग में एक जगह जो है, मैं नाम नहीं ले रहा, वहाँ पर काफ़ी यहाँ के प्रशासन भी वहाँ पर गए कि भाई आप चुनाव नहीं दिया उन्होंने, कारण जो भी रहो, मैं उस पर मतदान नहीं किया। हजारीबाग की बात कर रहा हूँ, एक वोट भी नहीं पड़ा। किस कहाँ पर? मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा, ठीक है। वोट बहिष्कार हो, वोट का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार ये मतलब ऐसा मतलब हो गया हजारीबाग में। अब जहां पर चुनाव आयोग जो है वो 100% मतदान का अपील कर रहा है, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को तो ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को आघात करने का प्रयास किया गया है। इसलिए ना वोट बहिष्कार हो रहा है। आखिर वोट बहिष्कार क्यों? आखिर वोट बहिष्कार क्यों? कहीं ना कहीं आपने उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया है, आपने उन छोटे छोटे भाइयों और बहनों के साथ खेलने का प्रयास किया है। यहाँ ओपन जो है ना, वो चेन स्नैचिंग का मामला आपको हर दिन मिल जाएगा, हर दिन मिल जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा की महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं, ठीक है। नशा पर बात करने वाला कोई नहीं है। विकास के नाम पर आपने कनहरी पहाड़ को पूरा बर्बाद कर दिया, हजार पेड़ काट डाला विकास के नाम पर, और NH के नाम पर आपने पूरे हजारों जंगलों को काट डाला।
माइनिंग के नाम पर फटा जंगल बर्बाद हो गया। आप चौपारण का दनुआ बनुआ जंगल चले जाइए, वन आरक्षी की बहाली होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर की बहाली होती है, लेकिन जंगल के बीच में ना है आरा मशीन लगा के काटा जा रहा है जंगलों को। किसी का कोई ध्यान नहीं है साहब, और ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि जो है सबों को अपनी रोटी सेकनी है, राजनीतिक सत्ता की रोटी सेकनी है, अपना लूट के लाओ, अपना लूटो और कूट के खाओ की नीति अपना ली। देखिए विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है साहब, समझे ना। आप बार बार भावना को टच मत कीजिए, बार बार आप भावना से आप मत ले सकते हैं, लेकिन कब तक? इसका एक समय है, इसका एक दायरा है। आस्था के नाम पे, भावना के नाम पे, धर्म आस्था भावना सब कुछ जायज है। जो राम को लाया है उसको हम लोग लाएंगे और आप लाएंगे, ठीक है, लेकिन बावजूद क्षेत्रीय प्रदेश झारखंड की बात, हमारे झारखंड की बात, हमारे हजारीबाग की बात भी होनी चाहिए। हम क्षेत्रवाद का गला पूरी तरह घोट नहीं सकते हैं। प्राथमिकताएं जो है यहाँ के स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकताएं मिलनी चाहिए। प्रत्याशी कोई भी हो, आप ताल जितना भी ठोक लीजिए, लेकिन जिन मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की, उन मुद्दों के बारे में आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है। आज हजारीबाग से इतना ही, अगले किसी और चुनाव के जगह से हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। खबर स्तंभ।